नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की आज ये दूसरी वीडियो है, सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है फर्स्ट वीडियो उसको पढ़ लें, उसके बाद सेकंड को पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो कुछ पहले पढ़ चुके हैं उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में ही कुछ और टाइप्स को आज इस वीडियो में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डिवाइड किया गया है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट और नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड किया गया है। रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? कहता है दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस कौन कौन से? टॉलेंस, बेनेडिक्ट और फेलिंग। इन सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर देगा, उस कार्बोहाइड्रेट को हम रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। तो वो एल्डिहाइडिक, कीटोनिक कोई भी हो सकता है, दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दोनों हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। तो उसमें सारे मोनोसेक्राइड आते हैं, जितने के जितने मोनोसेक्राइड हैं, ऑल मोनोसेक्राइड, ठीक है। सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स आते हैं। उसके बाद कुछ डाइसेक्राइड में लैक्टोज और माल्टोज जो हैं वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को करते हैं, जबकि सुक्रोज जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। इस पर अभी आगे चर्चा होगी, व्हाट इज़ इनवर्ट शुगर। तो सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को करता है, मतलब कि वो कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। तो इसमें सुक्रोज आता है, सारे पॉलीसेक्राइड्स इसमें आ जाते हैं, ठीक। तो ये भी एक टाइप है। एक और तरीका है कार्बोहाइड्रेट डिवाइड करने का, शुगर एंड नॉन शुगर, ठीक है। शुगर एंड नॉन शुगर। तो शुगर और नॉन शुगर मतलब समझ रहे होगे कि जिसमें मिठास होगी वो शुगर में आ जाएंगे और नॉन शुगर वो होंगे जिनमें मिठास नहीं होगी। तो आप जानते हैं कि सारे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जो होते हैं उनमें मिठास होती है, ठीक है। लेकिन जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उनमें मिठास नहीं होती है। पॉलीसेक्राइड में कौन कौन आ जाता है? पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड में मिठास नहीं होती है। इनमें आ जाता है आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ये तीन जो हैं आपके वो किस में आ जाते हैं? पॉलीसेक्राइड में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इस पर बात कर चुके हैं पहले से ही। अब आते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि जो सिलेबस है हमारा वो मोनोसेक्राइड का एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। मोनोसेक्राइड को कहता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो कार्बोहाइड्रेट जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है, कहा द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर एंड डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। और कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलेस्ट डिफिनेशन है जिसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, कहता है ना, कहता है, एक मिनट रुक जाओ, कहता है कि कार्बोहाइड्रेट इज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो CnH2O का होल लेन, या इसी को लिखते हैं CnH2nOn, ठीक है। तो ये जो है ये सिंपलेस्ट फार्मूला है मोनोसेक्राइड का। मोनोसेक्राइड में n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ये फॉर्मेल्डिहाइड के लिए है। n की वैल्यू 2 से 9 तक, या मेनली 3 से 9 तक, ठीक है, 3 से 9 तक वेरी करती है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को पता है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो एल्डोज है, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। और जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो क्या है? कीटोज है, क्योंकि उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये दोनों भी कार्बोहाइड्रेट के पार्ट हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं कि तो इस तरह से वो एल्डोजेज और कीटोजेज में डिवाइड किया सकता है, यानी कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड के दो पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन से? एक हो सकता है एल्डोज और दूसरा हो सकता है आपका कीटोज, ठीक है ना। तो एल्डोज में जो कार्बोहाइड्रेट में दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, दूसरा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसको हम सफिक्स के तौर पर यूज़ करते हैं, और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो जाता है वो क्या हो जाता है? प्रीफिक्स हो जाता है। हाँ, ये सब हम जानते हैं।
तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में एल्डोज में क्या होगा, CHO यानी एल्डिहाइड होगा, और सेकेंडरी में OH ग्रुप होता ही है, अल्कोहल होता है। कीटोज में यहाँ पर प्राइमरी में कार्बोनिल यानी कीटोन ग्रुप होगा, दोनों तरफ R लगा होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एरोमेटिक नहीं होता, इसलिए R यानी एल्किल ग्रुप ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एल्डोज और कीटोज दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है उस पर कहता है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ दिया जाए। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की खासियत क्या है, C+O। ठीक, अब जब C+O लग गया तो कार्बन की जो वैलेंसी आप देख रहे हो, दो वैलेंसी एक ही ग्रुप से सेटिस्फाइड हो गई। जब एक ही ग्रुप से सेटिस्फाइड हो गई तो ऐसा कार्बन जो होता है वो कायरल नहीं होता है, और कायरल नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये कंपाउंड। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, किसको, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को। और सारे जो मोनोसेक्राइड होते हैं उनमें ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होता है, यानी कायरल कार्बन होता है। ठीक है, तो अब इसको डिस्कस करने चल रहे हैं कि कायरल कार्बन कैसे होता है, कायरल कार्बन कहते हैं किसको हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक, एग्जाम्पल एक छोटा सा ले रहे हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, लिखता है CHO CHOH और CH2OH। ठीक है, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसमें देखो चारों जो कार्बन है, इसको छोड़ो, चारों कार्बन नहीं, चारों कार्बन की वैलेंसी चारों वैलेंसी कार्बन की, ठीक है, सेकंड कार्बन की, इस कार्बन की अगर वैलेंसी आप देखिए तो चारों वैलेंसी, एक वैलेंसी CHO से, दूसरी OH से, तीसरी CH2OH से और चौथी H से सेटिस्फाइड हो रही है। यानी कायरल के लिए जो प्रॉपर्टी है उसकी चारों वैलेंसी कार्बन कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट, यानी 1 2 3 4 के फॉर्म में वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में इसे हम कायरल कार्बन कहते हैं, और ये लगभग ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, यानी इसकी जो मिरर इमेज होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल इन नेचर होगी। तो ऐसी कंडीशन में वो कायरल कार्बन होगा, और कार्बन कंटेनिंग ये जो पूरा कंपाउंड है यानी आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर होगा। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड जो होते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ के वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का तरीका आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म में सिखाया जा चुका है। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ग्लूकोज का एग्जांपल लिया हुआ है। ग्लूकोज को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 4 कायरल कार्बन दिख रहे हैं, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करके इसकी नंबरिंग अगर करें तो हाँ दिख रहा है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए। इसमें जो ये कार्बन है आपका सेकंड नंबर कार्बन, ये कायरल है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, थर्ड की भी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, फोर्थ की भी, फिफ्थ की भी, और सिक्स की चारों वैलेंसी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है, ये और ये कायरल नहीं है, और ये बीच के 4 कार्बन कैसे हैं, कायरल कार्बन। इसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर है। तो ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, फॉर्मूला है 2n 2 की पावर n। ठीक है ना, तो n इज़ द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। इस हिसाब से n = 4, क्योंकि ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है, उस वजह से नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16। ऑप्टिकल आइसोमर = 16 लिखा जा सकता है यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से ग्लूकोज में 16 का ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए आगे। इसमें हमने जैसे अभी आगे बात थी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, उस हिसाब से आपका एल्डोज या कीटोन डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि टाइप ऑफ सेक्राइड दिया हुआ है इस टेबल में, टाइप ऑफ सेक्राइड। ठीक है, तो टाइप ऑफ सेक्राइड में ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज दिए हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन दिए हैं, कितने कार्बन है, पहले में 3 है, 4 है, 5 है, 6। हम जानते हैं कि अगर एल्डिहाइड में 3 कार्बन होंगे तो उसके नाम में ट्राई लग जाएगा, और अगर उसमें वो एल्डिहाइड है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है उसके और कार्बन 3 है तो नाम में तो जो है ट्राई लग जाएगा, और साथ में ओज भी लग जाएगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया हुआ है। और अगर वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उस नाम पूरा क्या हो जाएगा, एल्डो ट्राइओज। ठीक, यहाँ पर क्या रहा है कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, तो ट्राइओज में तो कार्बन, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एल्डोज में 1 होगा। ठीक है, एल्डोज यानी देखो अभी हम बात कर चुके हैं CHO
OH एक तरफ रहेगा, दूसरी तरफ H रहेगा और CH2OH। तो ये तो हो गया आपका एल्डोज हो गया, यानी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर कीटोज की बात करोगे तो कीटोज में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O और CH2OH। तो यहाँ पर कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो कीटोज में यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, 0 हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होंगे, आइसोमर क्या होंगे, 0 होंगे। जबकि एसिमेट्रिक कार्बन एल्डोज में 1 है, तो ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकाला जाएगा। अब सीधी बात है, अगर मिरर रख दोगे यहाँ पर तो मिरर रखने पर ये क्या होगा, इमेज घूम जाएगी, ठीक है। CHO तो एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन ये जो CHOH है तो इसमें OH इस साइड चला आएगा और H इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गए। ये आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड था तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है उस पर जो OH होता है उसकी डायरेक्शन ही डिसाइड करती है कि D है या L है। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में आपको बताई हुई है, ठीक है। ना देखा हो तो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर D और L ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गए, तो यहाँ पर 2 आइसोमर तो हो गए इसके, ठीक। लेकिन कीटोज का कोई भी आइसोमर नहीं बने, क्योंकि वहाँ एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर आपके पास टेट्रोज में 4 कार्बन है, ठीक है। तो 4 कार्बन है, तो अगर हम एल्डोज लेते हैं तो एल्डोज लेंगे तो उसमें एल्डिहाइड होगा, तो CHO, CHOH, CHOH और CH2OH, यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो, साफ साफ दिख रहा है ये 2 कार्बन कैसे हैं, कायरल हैं, ठीक। अगर इनका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाए, C डबल बॉन्ड O H COH H COH H और CH2OH, तो मिरर रखने के बाद क्या होने वाला है, मिरर रखने के बाद ये जो इमेज होगी वो क्या होगी, घूम जाएगी, है ना, इस तरह से हो जाएगी, COH और ये H हो जाएगा, ये COH H हो जाएगा और CH2OH। तो ऐसी कंडीशन में ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया कि नहीं हो गया। इसको उठा के ला के रखोगे तो हाइड्रोजन पे सुपर इम्पोज करेगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, क्योंकि इसमें 2 कायरल कार्बन है। अगर 2 कायरल कार्बन है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4। तो एल्डो से कितने ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर कीटोज होता यहाँ पर, तो कीटोज होता तो क्या होता, कीटोज होता तो यहाँ पर दिक्कत ये थी कि आपके पास इतने कार्बन ही ना होते एसिमेट्रिक, ठीक है। देख लेते हैं, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH और फिर CH2OH, ठीक। तो एक ही कायरल कार्बन दिख रहा है। अगर एक ही कायरल कार्बन तो जाहिर सी बात है इसके 2 ही आइसोमर बनेंगे। तो इस टेबल में आपको यही चीज़ समझाई गई है कि जिस हिसाब से कायरल कार्बन होगा एल्डोज और कीटोज में, उसी हिसाब से उसके नंबर ऑफ आइसोमर भी होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। एल्डोहेक्सोजन एग्जिस्ट इन 16 आइसोमेरिक फॉर्म, 16 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और हर आइसोमेरिक फॉर्म जो होती है वो चाहे तो डबल कर सकती है अपने आप को प्लस और माइनस के फॉर्म में, ठीक है। तो कह रहा है द इनेंशियोमर विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट डायरेक्शन, तो इसको रिटर्न करते हैं प्लस से। और अगर इनेंशियोमर रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की साइड में तो उसे माइनस से रिटर्न करते हैं। प्लस और माइनस जो साइन होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। कि प्लेन पोलराइज लाइट को इनेंशियोमर प्लस की राइट साइड में मूव कर रहा है कि लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड में मूव करता है तो प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इट डज नॉट गिव द इंडिकेशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ OH एंड H ग्रुप। मतलब ये जो इंडिकेशन है कि ये D है कि L है, D और L वाला इंडिकेशन यहाँ से आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है ना। ये चीज़ जो प्लस और माइनस का इंडिकेशन है वो ये क्या बता रहा है कि लाइट को किस तरफ वो मूव करा रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम ग्लूकोज की तरफ। ग्लूकोज जो हमारा मोनोसेक्राइड है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। ग्लूकोज को हम बोलते हैं डेक्सट्रोज शुगर, ठीक है। डेक्सट्रोज शुगर कहते हैं क्योंकि ये पाई जाती है अंगूर में, ठीक है। 20% के आसपास होती है पके हुए अंगूर में, राइप ग्रेप, ठीक है। और ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में जो नॉर्मल ग्लूकोज का शुगर लेवल वो कितना होना चाहिए, 65 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है। इतना अगर होता है तो उसको बोला जाता है कि ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसको डायबिटिक मान लिया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो डायबिटीज़ किस वजह से होती है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं।
तो यहाँ पर ये इतना पॉइंट तो क्लियर हुआ। अब आते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में कहा जाता है, पहला फिर प्रिपरेशन आ जाएगी। प्रिपरेशन क्या है, देखिए लैब मेथड देखते हैं। लैब मेथड में हमने क्या लिया, केन शुगर ले ली, मतलब गन्ने की शुगर यानी सुक्रोज को ले लिया, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी। हाइड्रोलिसिस H+ मीडियम में, H+ मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करा देने पर क्या होगा, हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमको मिल गया। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से हम ग्लूकोज को आइसोलेट कर लेंगे। कारण क्या है कि ग्लूकोज जो है वो एल्डोज है, तो एल्डोज को अलग कर लेंगे, कीटोज को अलग कर लिया जाएगा। ये सेपरेशन मेथड हम लोगों ने कहाँ पढ़ रखा है, पढ़ रखा हुआ है कहाँ पर, कार्बोनिल ग्रुप में। ठीक है, और इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च पूरा का पूरा किससे बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज से। इसकी भी हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है। एन लिया गया क्यों, क्योंकि एन नंबर ऑफ कार्बन है, एन यहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए NH2O ले लिया गया और आपको NC6H12O6 मिल गया। तो इस तरह से हम ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज बनाने के 2 मेथड जो हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। ग्लूकोज की अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करो तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला है, इट इज़ कलरलेस इन नेचर, कलरलेस होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट लगभग अप्रॉक्सीमेट 419 केल्विन होता है। ठीक है, ये पानी में आसानी से घुल जाता है, रेडली सॉल्युबल इन वाटर बट स्प्रेंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल। अल्कोहल में कम सॉल्युबल है। अल्कोहल भी पोलर इन नेचर होता है, तो थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे घट रही है। और इनसॉल्युबल इन ईथर, क्योंकि ईथर जो होता है वो नॉन पोलर इन नेचर होता है, इसलिए ग्लूकोज यहाँ पर सॉल्युबल नहीं होता है। इट सेपरेट एज ए क्रिस्टलाइन मोनोहाइड्रेट। ठीक है, C6H12O6 डॉट H2O इस फॉर्म में इसे सेपरेट किया जाता है। जो इसके क्रिस्टल बनते हैं वो इस फॉर्म में बनते हैं, ना कि C6H12O6 के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बदल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा ग्लूकोज का, उसमें कितना 18 ऐड करना पड़ेगा, यानी 180 अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट है तो 18 और ऐड कर दिया जाए। ठीक है ना, तो ये इतना मॉलिक्यूलर वेट हो गया क्रिस्टलाइन ग्लूकोज का। ठीक, इट इज़ लेस स्वीट इन टेस्ट देन केन शुगर। केन शुगर से कम मीठा होता है। अब केन शुगर क्यों सबसे ज़्यादा मीठा होता है, इस बारे में अभी भी रिसर्च का विषय है। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर एंड ऑर्डिनरी नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रोग्लूकोज, मतलब जो ग्लूकोज ऑर्डिनरी नेचर में मिलता है हमको, किस फॉर्म में मिलता है, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है, मतलब डी ग्लूकोज मिलता है हमको, एल ग्लूकोज नहीं मिलता है। ठीक है, देख लीजिए स्ट्रक्चर इसका, डी क्यों कहा रहा है इसको, क्योंकि इसका OH किस तरफ है, राइट साइड है। ठीक है, जो लास्ट OH है, सेकंड लास्ट कार्बन जो है, ये कार्बन, इसका जो OH है किस साइड है, राइट साइड है, इसलिए इसे क्या कहा गया, डी ग्लूकोज कहा गया। अगर ये जो OH है ये लेफ्ट साइड में होता है तो इसे एल ग्लूकोज कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान देना कि जो ये डी ग्लूकोज आपका है, ये जो है यही हम लोगों को यूज़ में आता है जब कभी हमको अचानक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जब कोई पेशेंट को ग्लूकोज दिया जाता है तो एक्चुअल में वो क्या दिया जाता है, डी ग्लूकोज दिया जाता है। जैसे आप देखते हो मार्केट में आता है ग्लूकॉन डी, ठीक है, ग्लूकॉन एल नहीं आता, क्योंकि डी ग्लूकोज को ही हमारा जो एंजाइम सिस्टम है वो क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। एल ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एंजाइम जो होते हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, और ये म्यूटा रोटेशन शो करता है। म्यूटा रोटेशन एक फेनामेनन है, इसको आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।